नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद सिंह सर, सोशल एंड पॉलिटिकल मीडिया ऑब्जर्वर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मोदी जी एक के बाद एक घातक हथियार निकालते हैं, चुपचाप निकालते हैं, और जब वो धमाका होता है तब समझ में आता है, ओ माय गॉड, ये तो मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे ऐसे लोगों की टीम बनाई गई है जो हमने कभी सोची नहीं थी। राहुल गांधी को उन्हीं की शैली में पटकनी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी जी सर, ओवर टू यू। देखिए, ऐसा है, जब अभी जो डिप्लोमेटिक ओवर रीच है, हम इसको कहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं उनके सांसदों को प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, 7 ग्रुप से ऐसे बनाए गए हैं, और उनमें जो सिलेक्शन था बड़ा केयरफुल है, बहुत केयरफुली किया गया है, और हर ग्रुप में एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट को लगाया गया है। जैसे हमारे जो सैयद अकबरुद्दीन साहब, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे यूएन में और भारत सरकार के MEA के स्पोक्स पर्सन थे, वो हैं। जावेद अशरफ हैं, जो फ्रांस में हमारे 4.5-5 साल तक राजदूत रहे, वो हैं। अब आप देखें, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मैं मानता हूँ, पूरे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के सदस्य हैं, और असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के सदर हैं और 5वीं बार जीते हैं, और शशि थरूर, जिनका मतलब कि जिनके लिए मीम बनाए जाते हैं, उनकी जो अंग्रेजी है, उनका जो डिक्शन है, वो जब बोलते हैं, और चूंकि यूनाइटेड नेशंस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के उम्मीदवार थे यूपीए के टाइम में, तो मेरा मानना है कि इसमें शशि थरूर जी का जो सिलेक्शन है बहुत जबरदस्त, और उनको अमेरिका भेजा गया चूंकि उन्होंने न्यूयॉर्क में काफी समय बिताया। उनके साथ साथ जो लोग हैं वो बहुत ही काबिल लोग हैं। उनके साथ तरनजीत सिंह संधू को भेजा गया है, और हमारे वहां पे जो क्वात्रा साहब हैं, जो हमारे विदेश सचिव होते थे, अमेरिका में राजदूत हैं। तो इंडिया हैज फील्डेड ए वेरी स्ट्रांग टीम। मोदी जी ने कमाल कर दिया। आप देखें कि एक मुस्लिम MP को, जो कि कांग्रेस बीजेपी की जो पॉलिसी है, कांग्रेस की पॉलिसी, उसके धुर विरोधी हैं, उनको फील्ड किया है मुस्लिम कंट्रीज में। और अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की जो परफॉर्मेंस है वो ब्रिलियंट है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गायत्री जी, आपके जो दर्शक सुनेंगे इसको जब आप शो को दिखाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी UPA फर्स्ट के समय में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गए थे पाकिस्तान। इनका यूट्यूब पे अभी भी जो PTV पे इंटरव्यू अवेलेबल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को इतना इस कदर धोया था। जब उन्होंने भारतीय मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा था कि हमारा भारत का मुसलमान और भारत हमारा देश है, उनका मुद्दा हमारा मुद्दा है, और आप इस बारे में बात न करें, आप अपनी फिक्र करें। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक जो उदाहरण दिया, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई तुम लीडर अपोजिशन हो, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम सांसद होकर एक देशभक्त की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने जो बहरीन में कहा, पाकिस्तान के बारे में कहा, वो कमाल है। तो आपने जो भी मास्टर स्ट्रोक की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक कौशल, उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं। लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मोदी जी ने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री फेल है, हमारी डिप्लोमेसी फेल है। ऐसा नहीं होता। हमेशा से प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते रहे हैं, और हमारी लोकसभा जो है, हमारी राज्यसभा जो राष्ट्र की संसद, आप देखा इसमें DMK की कनिमोई भी है, जो MK स्टालिन की कजन जो सिस्टर हैं, वो भी गई हैं। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी गई हैं, वो भी एक डेलीगेशन को हेड कर रही हैं। एकनाथ शिंदे जी के जो बेटे हैं, वो एक डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। निशिकांत दुबे को ले जाएगा। निशिकांत दुबे बहुत अच्छे वक्ता है, अंग्रेजी हिंदी में दोनों अच्छा बोलते हैं। तो अब कुल मिला के जब देखेंगे ये, तो अभी जो भारत की डिप्लोमेसी सफल होती दिख रही। बहरीन ने आतंकवाद के मुद्दे पे पूरे भारत का साथ दिया है। जर्मनी में जो हमारी टीम गई है, उन्होंने, जर्मनी ने कहा कि वो हमारे विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने कहा हम भारत के इस मुद्दे पे, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो कदम लिया उसके साथ है। कोरिया ने भी अपनी बात कही है। जापान ने भी भारत के मुद्दे पे, अब SC का इजलास होने वाला है, सम्मेलन होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होगा, उसमें भी हमारे लोग जाएंगे। तो भारत एक जनमानस जो हमारे देश के साथ साथ विश्व में भी अपनी बात बता रहा है कि हमारे जो ऑपरेशन हमारा सिंदूर था, वो हमारा जो है अपने देश की
सुरक्षा, अपने प्रतिनिधि, अपने हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उस दुश्मन को भी सजा देनी थी जो आतंकवाद का सहारा लेके भारत में बेकसूर लोगों की हत्या करवाता है। और पहलगाम हमला था कि हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के उनके बच्चों और उनके परिवार के सामने उनकी हत्या की गई। जी सर, इसमें ट्रम्प को लेकर स्पेशली बात हो रही जी, ट्रम्प को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है इस वक्त, किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रम्प तक को नहीं छोड़ा है, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट वो शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जी, अभी जो यूएस में ट्रम्प को उनका हिसाब करने के लिए शशि थरूर को भेजा गया, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट आदमी है। अब आप देखें ना, ट्रम्प अजीब तरह के, हम लोग सोचे थे कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आएगी तो ग्लोबल ऑर्डर सुधरेगा, ये तो और डिसरप्ट कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो जो बाइडेन थे। अभी जब हमारा आतंकवादी हमला पाकिस्तान में किया और हम जब पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की योजना बना रहे थे, तो ट्रम्प का दामाद जो है जैरेड कुशनर और ट्रम्प का बेटा एरिक ट्रम्प और उनकी बेटी, ये लोग पाकिस्तान आए हुए थे क्रिप्टो की डील करने। वहां उनको रिसीव कौन कर रहा था? पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार, और उनसे मिल रहे थे मासिम मुनीर। तो सीरिया में जो आतंकवादी था जो कभी अलकायदा में था, गोलानी, जिसके ऊपर $10 मिलियन का यूएस डिपार्टमेंट उनका जो लाख डॉलर का इनाम रखा हुआ था, अब उसने दाढ़ी बना ली, उसने अपना नाम बदल लिया, तो ट्रम्प उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उसको बोले बहुत स्मार्ट आदमी, उनको अब बिजनेस दिख रहा है। तो अगर आप ये देखें कि अगर ट्रम्प को फायदा होगा तो हाफिज सईद को बोलेगा हाफिज सईद इज अ ब्रिलियंट मैन। ये अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। तो जो आज भारत ने जो जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी उनका जवाब नहीं दे रहे, हर जगह कूद रहा, 6 जगह खोल दिया, सी आई डिड अ ड्रील, आई डिड अ ट्रेड डील। अरे भाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, $1 बिलियन $2 बिलियन आईएमएफ से लोन मांग रहा हूं, तुम्हारे साथ क्या ट्रेड करेगा भाई? ट्रेड करने की भारत जो सबसे बड़ा इसमें बाइंग मार्केट है, 700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, और दुनिया के देश आ रहे हैं हमसे बिजनेस करने के लिए। ये बात समझ में आती है। लेकिन आप कहोगे कि आपने और जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि हमारे विदेश मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री इस बारे में मीडिएशन की कोई बात ही नहीं। जब डेविड वांस ने पीएम को संपर्क किया या मार्को रूबियो ने जयशंकर को संपर्क किया, तो उनका ठीक है कि पाकिस्तान मानते, लेट देम टॉक टू अस। तो इसमें मेडिएशन कौन सा, आपने कौन सा वार रुकवा दिया भाई? वार तो अभी पाकिस्तान खुराफात से तो बाज आ नहीं रहा। और ट्रम्प के साथ मुझे लगता है सरकार को सख्त होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, वो टिम कुक को भी धमकी दे रहे थे ट्रम्प, क्या भारत में बिजनेस करोगे तो टैरिफ लगाऊंगा। आपको भाई भारत में अपना सामान भी बेचना, आप चाहते हैं कि भारत एक भी टैक्स ले, सारा टैक्स आप ले जाए, ऐसे कैसे चलेगा? फिर WTO क्या होगा? जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, गैट है, उसका क्या होगा? खाली अमेरिका की दादागिरी हेजमनी तो नहीं चलेगी कि हम जो ट्रम्प चचा जो कहेंगे सही है, बाकी सब लोग चुप हो जाए। ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, आपने दिए थरूर का जो अभी दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को, हमने हर बार डोसिए दिया, हर बार देते तो करता कुछ नहीं था वो। आप देखिए जकीउर रहमान लखवी जो 26/11 मुंबई में, तो उसका वन ऑफ द मोस्ट अक्यूज पर्सन था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो उसको जेल में रखा हुआ है। पता लगा जब जेल में डाला तो कुछ उसके 9 महीने 10 महीने बाद 9 महीने बाद जकीउर रहमान लखवी एक पिता के बाप बन गए। तो हम लोगों ने स्टोरी की थी, भैया जेल में रह के जब ये पाकिस्तान ऐसी कौन सी जेल बनाई हुई जिसमें आतंकवादी बाप बन रहा है? तो पाकिस्तान बड़ा विचित्र देश है। वो आतंकवाद से जो पैसा आता है उसकी इकोनॉमी का हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा एक लड़की का वीडियो, कोई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की चल रही है, बोली हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो रही है, हमारी जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी हो जाता है, बाहर में आतंकवाद का ही पैसा है। जो वहां के जनरल्स जो ड्रग का धंधा करते हैं, भारत में जितनी ड्रग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सब पाकिस्तानी फौज करती है। पाकिस्तानी फौज ड्रग का धंधा करती है, चाय की कंपनी चलाती है, रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और वो फ्रंटियर ऑयल कंपनी नाम से चलाते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है, और एक भी लड़ाई नहीं जीते, लेकिन 36 मेडल लगा के फील्ड मार्शल अपने को फील्ड मार्शल बताता है। जी आज कैटेगरिकली शशि थरूर ने सीधे आके ये कहा कि
Trump is behaving like his own days. मतलब and he does not have proper etiquettes to talk. इस तरीके की दबी लैंग्वेज में आज उन्होंने सीधे-सीधे मैंने ट्रम्प को कैटेगराइज कर दिया ट्रम्प है। जो जी। कहा थरूर ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट हैं, दूसरी बार बने हैं, और यूएस के प्रेसिडेंट की आवाज की दुनिया में बड़ी वैल्यू है, लेकिन इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं, मैं तो इसको छिछोरी हरकत मानता हूँ। इट्स हाईली अनबिकमिंग ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। मतलब That कुछ is तो what he अपने said, पद he lacks अपने basic etiquettes. अपने पद की गरिमा बना कर रखा। हमने बराक ओबामा को देखा 8 साल, हमने जॉर्ज बुश जूनियर को देखा है, बिल क्लिंटन को देखा है, और इसके पहले जो बाइडेन को देखा। जो बाइडेन एटलीस्ट उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज रहे हो, बट ही नेवर ओपन हिज माउथ लाइक दिस। इससे बढ़िया तो कमला हैरिस थी भाई। एक महिला प्रेसिडेंट होती है और कम से कम भारत के साथ इस तरह बदतमीजी तो नहीं बात की जैसे ट्रम्प बात कर रहे हैं। यहाँ अभी आए थे, आपने देखा होगा, साइरिल रामाफोसा उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आते उनसे ही वाज फाइटिंग इन द ओवल ऑफिस, जो बड़ी हैलोड ऑफिस मानी जाती है। यूएस प्रेसिडेंट जहां बैठते हैं उसको ओवल ऑफिस बोलते हैं। तो ट्रम्प का जो मैं ट्रम्प का समर्थक था, लेकिन ट्रम्प की हरकतों से देख लग रहा है कि हमसे गलती हुई, एरर ऑफ जजमेंट हुई हमसे भी नहीं, और बहुत से लोगों को जो ट्रम्प का समर्थन करते थे। ये आदमी जो है वह विश्व शांति के लिए खतरा है। जी। जी। शशि थरूर ने तो सीधे-सीधे बोल दिया ही लैक्स इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। मतलब कि आप अपनी गरिमा गिरा रहे हो, यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक, यू डू नॉट हैव बेसिक एटिकेट्स, आप किसी को भी जाके धमका देते हो, किसी से भी बदतमीजी कर लेते हो, कभी ये बोलते हो ये वाला पार्ट मेरा है, कभी बोलते हो वो वाला पार्ट मेरा है। कुछ स्टेबल नहीं है ट्रम्प के साथ। आपने जैसे कहा अनप्रेडिक्टेबल। ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति बना, बोला कनाडा हमारा 51 स्टेट बन जाए तो कैसा रहेगा। अरे कनाडा यूएस से बड़ा क्षेत्रफल में एक बड़ा सॉवरेन स्टेट, अब तुम्हारा स्टेट कैसे बन जाएगा भाई। तो उन्होंने कहा, ट्रूडो था, उसने कहा नथिंग डूइंग, वी विल फाइट इट आउट। और नया जो प्राइम मिनिस्टर है बोला तुम टैरिफ लगाओगे, हम डबल टैरिफ लगाएंगे। तो ये जो सबको धमका रहा है, अब ये कर क्या रहा है ट्रम्प, जितने आतंकवादी है जो भी इसके यहाँ बंद है। एक एल सल्वाडोर देश है लैटिन अमेरिका में, जिसका जो राष्ट्रपति है बुकेले, इस समय बड़ा पॉपुलर नेता है दुनिया का। वो वहां उसने एक बहुत बड़ी जेल बनाई है, बोलता है जिसके अपराधी और क्रिमिनल्स ने हमारे जेल में भेज दो, पैसा लेता है जेल में रखने का। तो यूएस भी अपने जो हार्डेंड क्रिमिनल्स उनको बुकेले की जेल में भेज रहा है। तो और ट्रम्प जो है ना, क्या कहें, भारत क्या कह रहे हैं कि यूएस के राष्ट्रपति की पद की जो गरिमा का जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से बोलते हैं, और एक तो 5-6 इनके शब्द नपे तुले हैं डिप्लोमेसी में, जो होने नहीं चाहिए। हर सबको ब्यूटीफुल, सबको स्मार्ट, सबको इंटेलिजेंट, हिज भाई बोलता रहता है ये। वो तो उसको बोलानी को भी उज्ज्वला सीरियन इज अ वेरी स्मार्ट मैन। सर आपने एक चीज नोटिस की है, सर आपने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट नोटिस किया भारत में। मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं ट्रम्प की बातों का, स्टैंडर्ड डाउन कर। पहली बार हुआ। हमारे विदेश मंत्री थे ना, जयशंकर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारी कोई ट्रम्प की कोई बात नहीं हुई थी और कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं हुई थी। रूबियो की हमसे बात हुई थी, वॉन्स की बात हुई थी। तो ये कहा अगर पाकिस्तान चाहता, क्योंकि ये जब भारत ने हमला आतंकवाद के खिलाफ किया था, और हमारे डीजीएमओ राजीव घाई ने अपनी ब्रीफिंग में बोला था कि हमने उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने धमकी दी हमको, तो हम तैयार थे। जब उन्होंने धमकी दी तो हमने उनको औकात पे ले दिया। और भारत युद्ध नहीं चाहता था, उसने बताया था कि हम खाली आतंकवाद के खिलाफ है। और फिर उन्होंने जब एयरफोर्स उड़ा के धमकी देने की बोली, हमारे पर शाहीन मिसाइल मांगी तो मारी, और फतेह भेजी, तो इंडिया ने जहां से उड़ा रहे थे उसी को ध्वस्त कर दिया, बोले बेटा बुड़ो। उसके बाद सरेंडर पे आ गया। अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। हमने नोटम जारी कर रखा, एयर हमारा जो एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए एकदम बंद है, और पाकिस्तान से हम कोई धंधा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि अभी भी हम दुबई के थ्रू सामान ले आ रहे थे, वो भी बंद हो गया है। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं खाने को। अफगानियों ने पानी वैसे बंद कर रखा। सतलज नदी एकदम सूख गई, वहां पे चेनाब का पानी हमने रोक दिया है। रावी का पानी तो 100% इंडिया में आता था, पूरा रोक दिया है। उनका नहीं है। और उनकी जो लोअर राइपेरियन जो इलाका है पंजाब, असल में भारत का जो पंजाब का असली खेती वाला इलाका था, वो तो रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को दे दिया। हमारे नेता लोग चूंकि इतना, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी पड़ी थी, बोलते जितना लेना ले लो, मुझे प्रधानमंत्री रहने दो। तो पंजाब का सबसे जो उपजाऊ हिस्सा वो पाकिस्तानी पंजाब में चला गया। अब हम पानी बंद करें तो रो रहे हैं, बोले हमारे तो लोग भूखों मर जाएंगे।
तुम आतंकवाद की वो करें, न्यूक्लियर की धमकी देंगे, तो न्यूक्लियर की धमकी इंडिया के पास नहीं चलेगी। इंडिया ने बताया तुम्हारे न्यूक्लियर मिसाइल कूदने से पहले हम उसी को उड़ाते। मेरा तो मानना है, जो मैंने जो रिपोर्ट देखी है, जो नूर खान बेस में जो इन्होंने अपना रखा हुआ, वहां तो टनल में घुसने के लिए पाकिस्तान को अगले 507 साल लगेंगे, क्योंकि वहां रेडिएशन कम नहीं हो रहा है। मैंने एक मिलिट्री एक्सपर्ट को सुना, बोला पाकिस्तान उसमें घुस नहीं पाएगा। हाँ, अब आ रही थी बात ट्रंप की, तो ट्रंप का भाई इस समय तो ट्रंप को डील करने के लिए जैसे मोदी जी चुप है, और सी जिनपिंग के बारे में वहां पे वो भी नहीं बोलते। आपने देखा होगा ना, बोला हम इतना टैरिफ लगा रहे हैं, वो बोला अच्छा तू 250 लगाएगा, मैं 300 कर दूंगा, 300 लगाएगा, हम 350 कर दूंगा। ऐसे बच्चे खेल लेते कंचे में। बाद में जो है उसी चाइना के साथ डील की ट्रंप ने। तो ये आदमी क्या कहता है ये इसको खुद नहीं पता। अभी जो बोला 5 मिनट बाद भूल जाता है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा था, चाइना से डील कर लिया, तो इंडिया ने कहा अच्छा चलो हम भी तुम्हारे स्टील पे 12% का लगा देते हैं। चाइना के भी स्टील पे लगा दिया। मोदी इज नॉट बेंडिंग। देश हमारा सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र भी सर्वोपरि है। भारत कोई निकरागुआ, वेनेजुएला नहीं है कि आके अमेरिका धमका देगा। नहीं, एक चीज मैं व्यूअर्स का अपना ध्यान खींचना चाहूंगी। जब ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, ट्रंप जब स्टेटमेंट दे रहे थे चाइना के ऊपर, तो स्टेटमेंट आ रहा था शी जिनपिंग का। द पॉइंट टू बी नोटेड, शी जिनपिंग बैक टू बैक दे रहे थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम भारत ने ट्रंप को औकात दिखा दी कि तुम्हारी स्टेटमेंट्स लैक्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो कि अभी शशि थरूर ने कहा अपने हाई-फाई बयान में अंग्रेजी वाले। भारत ने, मोदी जी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि अच्छा आप कुछ बक रहे हो, बकते रहो वहीं पे बैठ के। बोले तुम भौंको भौंको भौंको। हाँ, और थरूर ने जो बोला ना, हाँ, जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात करी कि वो ट्रंप पे इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। इवन मैंने बराक ओबामा को 8 साल बहुत नजदीक से देखा। ओबामा नेवर बिहेव लाइक दिस। यूएस के प्रेसिडेंट का जो ऑरा होता है, जो उसके पद की जो गरिमा होती है, वो ट्रंप ने खत्म कर दिया। एकदम एक तरह से एक बिजनेसमैन है जो कि गलती से यूएस का प्रेसिडेंट हो गया, अपने परिवार का बिजनेस बचा रहा है, ट्रंप टावर बेच रहा है। ये हर जगह रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। नया डीप स्टेट गहरा राज पता, लोग शैडो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, गाजा में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए। भारत में भी रियल एस्टेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चारों तरफ देख लीजिए, ट्रेड एंड ट्रेड जो हम बोलते हैं वो तो ऑब्वियसली है, पर उसके अलावा सर ये अपना रियल एस्टेट टाइकून की तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है ये बिल गेट से कंपटीशन पे उतर आए हैं कि ही कुड हैव, वो बोलते हैं ना सबसे लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग है उनके पास में, कुछ उसी तरीके की चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, और उस चक्कर में अपनी पूरी इज्जत गंवा रहे हैं। Trump is misusing his position as president of United States to further the business of his family, बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। और आप ये देखें, जैसे जो अभी जो शेख हसीना की सरकार गिरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे यूनुस आया, डीप स्टेट इन्वॉल्व है। यूएस अभी यूएस चिटगांव में उसकी आर्मी आई थी यहाँ पे एक्सरसाइज करने। उनको लग रहा है कि इंडिया कहीं चिटगांव को ले अपने, हम चिकन ने को जो कहते हैं हम उसको बढ़ा के 100 किलोमीटर कर देंगे, जो हमारी 26 किलोमीटर चौड़ी उसको 100 किलोमीटर कर देंगे। तो अमेरिका वहां पे खुरापात कर सकता है। अराकान आर्मी को हथियार अमेरिका दे रहा है। वो एक हमसे वो जो शेख हसीना बोलते सेंट मार्टिन आइलैंड चाह रहा था, वो भारत के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट आग जलाना चाहता है। तो मोदी एकदम होशियार है। भारत का एक बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक स्ट्रांग विल्ड और बहुत कभी न झुकने वाला प्रधानमंत्री इस समय है। और ट्रंप का जवाब मोदी ही देंगे, और वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चिल्लाओ, हम जवाब नहीं देंगे। जब बात आएगी बिजनेस की तो हम तुमसे डील करेंगे। खाली अमेरिका थोड़ी है दुनिया में बिजनेस करने के लिए, बहुत से देश हैं जो भारत के साथ बिजनेस करेंगे। तुम हमसे क्वाड में चाहते हो कि भारत चीन के खिलाफ हो, और तुम भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिसाइल दोगे, तो क्वाड कैसे चलेगा? जी, क्वाड कैसे चले सर? ये तो हो गया एक। निशिकांत दुबे जीपी पर आऊं, क्योंकि निशिकांत दुबे द फायर ब्रांड है, तो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी आखिरी तक बने रहिएगा। आज उनकी बड़ी मजेदार ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स आई हुई है, बहुत लोगों को सुन के बड़ा मजा आएगा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सिलेक्शन किस बिहाफ पे किया इन्होंने? जो ये 51 टीम्स एमपीज का हुआ सिलेक्शन, 7 ग्रुप्स में बनाया गया उन्हें, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं, तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? जी, उसमें ना ये देखा गया था कि एक तो ब्रीफिंग हुई, लोगों की काफी ब्रीफिंग चल रही थी कि डिप्लोमेसी में आपको क्या शब्द बोलने हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करोगे। उसके साथ साथ ऐसे लोगों को रखा गया जो कि बोलते ठीक है। बहुत से एमपी हैं हमारे जो बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। बोलना एक कला है।
तो निशिकांत दुबे को उसी टीम में रखा गया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी है। सोचिए, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लोकसभा में थोड़ी सीट के फर्क पे बैठते हैं, लेकिन बाहर जाके और वो एक की बात करें। अभी जो आप इंदिरा जी के बाद दे रहे हैं, 65 में की लड़ाई के बाद जब ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें शास्त्री जी अनफॉर्चुनेटली वो ताशकंद में जिन उनकी दुर्भाग्य से पूर्ण परिस्थितियों में डेथ हुई, उसके बाद फिर वो रन ऑफ कच्छ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई थी। और भाई अभी जो आप ये ट्वीट दिखा रही है, मानेक शाह की पेंशन रोक के रखी थी, वो इन्होंने हमारे जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो चीफ सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने खोली उनकी पेंशन, उनको दी, उनको रुतबा दिया, जो भी होता है फील्ड मार्शल की भारत सरकार जैसे इज्जत देती तो दी। तो नरेंद्र, उसमें इंदिरा जी डरती थी, सैम मानिक साहब प्रेसिडेंट रूल, अरे इंदिरा जी की सरकार को डिस्पोजेस करके खुद मार्शल लॉ लगा दे। बट हमारी फौज का जो संरचना है, हमारे मार्शल लॉ लग नहीं सकता, ना हमारा कोई जनरल मार्शल लॉ लगाना चाहेगा। लेकिन इंदिरा जी को अब जैसे जैसे ना ये परतें खुले, नेहरू जी के बारे में बात करो, नेहरू जी ने क्या क्या, उसके पीछे क्यों जा रहे हो? अब इंदिरा जी तो चली गई, इंदिरा जी गए 40 साल चली गई तो, लेकिन इंदिरा भाई उनके कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं ना। आपने 93,000 सैनिक पाकिस्तान को लौटा दिए। आपने पीओके तब क्यों नहीं लिया जब पाकिस्तान झुका हुआ था? आपने सब कुछ उनको लौटा दिया। हमारे जो युद्ध बंदी थे 70-75, जो 40-45 तो हमारे एयरफोर्स के पायलट थे, और जिनको आपने लिया नहीं, वहीं पे जेल में मर गए सब, उनके परिवार राजगीर होते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको आपने नहीं लिया। शिमला समझौता में सारा एडवांटेज आपने पाकिस्तान को दे दिया। तो मोदी तो कम से कम वो गला तो दबा रहे हैं पाकिस्तान का, कह रहे हैं तुम्हें पानी नहीं देंगे, हम पीओके लेंगे। बोला है ना अभी प्रधानमंत्री जी। Just please continue. I'll ask a question, very important question. अभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके पे होगी, और पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। और अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का जो बग्गा है, अजय बंगा, जो सरदार है हमारे इंडियन मूल के हैं, उनका तो बोला कि वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमारा आर्बिट्रेशन का कोई रोल नहीं। तो अभी एक मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइना ने धमकी दिया, मैं ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। कैसे रोक देगा भाई? उसमें 80% पानी तो हमारे अरुणाचल से आता है, जो नदियां हैं, तो चाइना कैसे रोक लेगा पानी? एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने जी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने सुनी थी, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो जरूर करें। मुझे कई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने और कई और भी बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया था कि इंदिरा वाज ऑलवेज प्रो पाकिस्तान। जैसा अभी हमने बताया, पीओके ले सकती थी, 93,000 सोल्जर्स आपने दिए, तो 54 लाने में, आपको 70 लाने में क्या दिक्कत थी? पीओके लेने में क्या दिक्कत थी? कहा जाता है कि उस वक्त जो पाकिस्तान की सरकार थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त हेड थे। कहा जाता है, मैं इसको corroborate नहीं कर पा रही हूँ, कई सारे रिसर्च आर्टिकल मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, but I would request if any of the viewers who is watching, please share evidence with respect to this if you have it. कहा यह जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब किस केबल के थ्रू हुई थी, कैसे हुई थी, हमें नहीं पता, पर पाकिस्तान को ये पता था कि बांग्लादेश बनकर रहेगा, जिस हिसाब से मुजीबुर रहमान की सिचुएशन थी, और वो लोग दे वर नॉट एबल टू गवर्न ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बीच में कोई कॉरिडोर नहीं, इधर से जाने में बड़ी दिक्कत। और मुजीबुर रहमान उस वक्त बांग्लादेश क्रिएट करने के पीछे पड़े हुए थे, और उनको पता भी था कि उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काले नीले पीले उनके हिसाब से, और पंजाबी पाकिस्तानी गोरे चिट्टे, आप समझ सकते हो, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से वैसे ही ग्रसित है, थोड़ा सा दिमाग उनका वैसे ही खराब है। तो कहा यह जाता है, कहा यह जाता है कि there was a tacit understanding between जुल्फिकार अली भुट्टो and इंदिरा गांधी कि बांग्लादेश को बनने देते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा इंदिरा जी कि आपने बांग्लादेश बनवाया, बट वेस्टर्न पाकिस्तान हमें चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो कमांडर थे उस वक्त वेस्टर्न साइड पे, जम्मू एंड कश्मीर, उनको मना किया गया था विया फोन कॉल कि अगर पाकिस्तान की आर्मी अटैक करती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बैक ऑफ। लैंग्वेज ये इस्तेमाल की थी कि हमें सैनिकों की जान नहीं गंवानी है। तो हमारी जो आर्मी है, उन्होंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए जब अटैक हुआ तो करारा जवाब दिया था, जिसकी वजह से उनको वापस मुड़ना पड़ा था। और एक्चुअली वो पाकिस्तान के लिए
पूरी दुनिया के सामने एक बेइज्जती बन मैं गई। आपको जी। एक बात बता रहा हूँ, जब बांग्लादेश वार की बात होती है 71 की, तो हम जनरल मेजर जनरल जेफआर जेकब या जनरल जगजीत सिंह और जो ईस्टर्न कमांड के जो जीओसी उनकी बात करते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम कोई नहीं लेता। आपके जो दर्शक सुनेंगे वो रिसर्च करें। जनरल सगत सिंह नहीं होते तो इंडियन आर्मी ढाका में नहीं जाती। वो 4 कोर के जीओसी थे, उन्होंने कहा भाई जब तक हम ढाका को जीते नहीं तो लड़ाई कैसी हुई। He ordered his troops to move, तो जीओसी इनसी जगदीश अरोड़ा ordered him to come back. उन्होंने कहा नो ओवर माय डेड बॉडी, एंड देन ही लेट द सीज ऑफ ढाका। ढाका को हमने जब कब्जा किया, फिर भारत की पूरी जीत हुई, फिर पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। और हमारे 71 में लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह, जिनको जनरल ऑफ जनरल्स बोला जाता है, जो वेस्टर्न सेक्टर में थे, इन लोगों ने दे हेल्ड द फोर्ट। और जनरल मानेक शाह जैसा हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो एकदम सीधी स्पाइन वाले लोग थे। तो इंडियन आर्मी ने उस समय जो कुछ किया, वो मतलब कि हमारे उस समय के नेतृत्व करना चाहते हुए भी उन्होंने ऐसी चीज करी जो लोग रोक नहीं पाए। तो वेस्टर्न पाकिस्तान तो पूरा चला गया। और मैं उसमें ये बात होती है कि हमें शिमला समझौता में मिला क्या, भारत को क्या। अभी कांग्रेसी करे पीओके ले लेते, कब पीओके लेने की बात कब हुई थी भाई? ये तो लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी। जब कभी फुल फ्लेजेड वार होगा फिर देखेंगे। अभी तो हमने उनका पानी बंद किया, अभी देखेंगे पाकिस्तान को। पीओके लेने का जब होगा तो जैसी हमने, जब मैं ज्योतिषी गणना मैं थोड़ा बहुत यकीन करता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने ज्योतिषियों को सुना कह रहे मैं भारत पीओके तो भारत में आएगा। देश का नक्शा मोदी जी के ही ठीक करना मोदी जी के यश में है, तो मोदी जी करेंगे उसको। जी, आप कुछ ढूंढ रही है लगता है। सर मैं सर एक्चुअली उनका नाम ढूंढ रही हूँ, बट मुझे नाम प्रॉपर्ली आ नहीं रहा है। कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड था जनरल मनोज कुमार कटियार के साथ में। अच्छा, एक चीज और व्यूअर्स को बता दूं, आज हाँ, ये पता नहीं क्यों बीजेपी इतना धीरे धीरे निकाल रही है। अरे आपके पास तो पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है, जरा खोद के निकाल दीजिए पूरा। जितनी भी इन लोगों की कम्युनिकेशंस हुई हैं विया टेलीफैक्स टेलीमेल, जो भी निकालिए ना, हम तो चाहते हैं कि आप निकालो। सर जितने भी हीरो थे 1971 वॉर के, चुन चुन कर इंदिरा गांधी ने सबको पनिश किया था। भिंडरेवाला की पूरी टीम को किसने ट्रेन किया था? मैं बता रहा हूँ, उस समय जो गुरिल्ला वारफेयर के हमारे जो सबसे एक्सपर्ट थे, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था, उनका फील्ड में कोर्ट मार्शल किया ना इसी इंदिरा गांधी की सरकार ने। और मैं सिख मेजर जनरल थे, बाद में वो भिंडरावाला के साथ चले गए, और जो गोल्डन टेम्पल की जो घेराबंदी सारा उन्होंने ही करी थी। मैं नाम बता रहा हूँ। उनके साथ क्या हुआ था, मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं। उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था, उनके घर के आसपास रेकी चलती थी, उनकी 24 आवर्स उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता था। उनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया, एक फौजी को जिसने देश के लिए जान लगा दी, अपनी फैमिली को साइड कर दिया, सब कुछ दांव पे लगाकर वो फील्ड में उतरे हुए हैं, मैदान जंग में उतरे हैं, और आप उनको हॉन्ट कर रही हो। ये आयरन लेडी है, ये हॉन्ट कर रहे थे उन्हें। देन ही सेड इट, और ये रिकॉर्डेड है सर, इस पे 2 लोग काम करे, एक बुक पे, आने वाली बुक पे काम करे। देन शी सेड इट, आई एम गोइंग टू गेट द बिच। ये लाइन थी उनके, और उसके बाद वहां से उन्होंने टर्न मारा, और फिर उन्होंने भिंद्रा वालों को मेजर जनरल शाबेग सिंह का कोर्ट मार्शल किया गया। दैट मैन वाज हीरो ऑफ बांग्लादेश वॉर। शाबेग सिंह ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था, ब्रिगेडियर थे उस समय, मेजर जनरल हुए, और शाबेग सिंह का नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन शाबेग सिंह का फिर कोर्ट मार्शल किया गया, और उसके बाद शाबेग सिंह ने आर्मी छोड़ी। हाँ, he was dismissed from service, then he became a rebel, और फिर भिंडरावाले के साथ मिल गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे जब फौज सेना गई थी, जब अंदर से गोलीबारी, पूरा पिल बॉक्सेज बनाना और वहां हथियार की सेटिंग करना सब मेजर जनरल शाबेग सिंह ने किया था पूरा वहां पे। वो उसकी नौबती कैसे आई भाई? जो हमारा वॉर हीरो था वो भिंडरावाले के साथ क्यों मिला? इसकी जांच तो होनी चाहिए, कायदे से कमीशन बैठाया जाना चाहिए। अभी भी उसकी बात हो कि मेजर जनरल शाबेग सिंह को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया था।
सर जी इसी बात पे कहा जाता है, जब शाहबेग सिंह जब भिंद्रवाला के साथ मिल गए, तब कहा जाता है इंदिरा गांधी न्यू शी विल नॉट सर्वाइव द खालिस्तान दैट शी इज क्रिएटिंग। शाहबेग सिंह के मिलने के बाद ही उनको पता था, क्योंकि ये सारा कहानी इंदिरा गांधी के डायरेक्शंस पर हो रही थी। अब देखिए जितने भी हीरो थे 1971 के वॉर के, मानिक शाह जी 34 साल सैलरी नहीं दी, पेंशन नहीं दिया। इनफैक्ट जब एपीजे अब्दुल कलाम उनको वो पैसे देने के लिए गए, और ये बोलते हुए बड़ा एक अंदर से ना बहुत हैवी फीलिंग आ रही है। कहते हैं मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई, मैं अब इन पैसों का क्या करूँगा? इस इनको इसको आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन का विधवा फंड होता है एक, इसको वहाँ दे दीजिए। क्योंकि वो डेथ बेड पे थे, मृत्युशैया पे थे, वो क्या करते उन पैसों का? उनकी तो ज़िंदगी निकल गई 34 साल। जी 34 साल उन्हें हॉन्ट किया। हम्म कटियार मेजर जनरल कटियार को हॉन्ट किया, शहबाग सिंह को हॉन्ट किया। किसको छोड़ा? क्योंकि इंदिरा गांधी की जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ में टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि जम्मू एंड कश्मीर दे दिया जाए, क्योंकि लॉजिकल तो यही लगता है पीछे सुनने में, और कोई रीजन नहीं नजर आता है। आपको तो उन लोगों को सराखों पे बिठाना चाहिए था। उसी की वजह से आपको आयरन लेडी का खिताब दिया गया। तो फिर मैं ऐसी आपको एक क्या बात चीज बता रहा हूँ। छूट गई जिसका मलाल इंदिरा आपको रह गया? कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू कहाँ से हुई? जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो इसको फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस किया गया, और फिर फारूक अब्दुल्ला के जो बहनोई थे गुल मोहम्मद शाह, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। गुल मोहम्मद शाह 84 से 86 तक रहा। ही प्लंडर्ड कश्मीर, कश्मीर को लूटा। और जो फारूक अब्दुल्ला के चूंकि से मुख्यमंत्री पद चला गया था, फारूक अब्दुल्ला मिलिटेंट हो गए थे उस समय। तो 87 में जो चुनाव हुआ, जिस चुनाव में राजीव गांधी ने मदद की, कहा जाता है फारूक अब्दुल्ला की वो कश्मीर का सबसे अभी तक का भ्रष्टतम चुनाव था, जिसमें सीधे सीधे मैंडेट को चुराया गया। उसी के चलते सलाहुद्दीन जो था वो चला गया पीओके, और उसने वहां पे जिहाद काउंसिल बनाई, हिजबुल मुजाहिदीन का गठन किया, और शहीद अली शाह जिलानी जो विधायक होता था वो हुर्रियत पाकिस्तान के साथ बना, वो भारत का विरोधी हो गया। कश्मीर में फिर जो शुरुआत हुई, जो आग लगी, जो पौधा जो वहां पे कांग्रेस ने और फारूक अब्दुल्ला ने लगाया था, और फिर उसमें पाकिस्तान घुसा। 1988 में जनरल जियाउल हक ने रावलपिंडी में जब गरीसन में अपने सारे जनरल्स को बुलाकर ऑपरेशन टुफैक लॉन्च किया था भारत को, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 100 कट्स, उसका जो आखिरी चरण था नॉर्थ ईस्ट को कश्मीर से भारत से अलग करना। तो जब इनका हमीद गुल जब आईएसआई का लेफ्टिनेंट जनरल हुआ, 90 में जो कश्मीरी जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का, वो आईएसआई ने किया था, और उन आतंकवादियों को सरकार डिसमिस होने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने छोड़ा था। अगर जगमोहन नहीं होते, वीपी सिंह जगमोहन को गवर्नर बना के नहीं भेजते बीजेपी के कहने पे, तो कश्मीर हमारे देश हाथ से निकल गया था। कश्मीर को बचाया जगमोहन ने। जहां कहीं भी वो आत्मा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बड़े हमारे नेता थे और बड़े काबिल मिनिस्टर थे, बड़े अच्छे गवर्नर रहे। वो केंद्र में मंत्री थे वाजपेयी जी के समय में, जब उनकी सरकार थी। तो शहरी विकास मंत्री थे जगमोहन जी, और दिल्ली की जितनी कब्जे की जमीनें थी उन्होंने खाली कराई थी, हजारों एकड़ जमीन खाली कराई थी। वो सुनते किसी की नहीं थी। उन्होंने लाल किला खाली करवा दिया था, फौज से बोले बाहर निकलो, आपका क्या काम है फौज में। लाल किला को भी खाली करवा दिया था। जितने चोर बाजार थी सारी खाली करवा दी। जहां बीजेपी का हेडक्वार्टर बना हुआ, झुग्गियां थी, ये सारी जमीन जगमोहन ने खाली कराई। तब जाके आप वहां देखे राहुल एवेन्यू कोर्ट बनी है, सीएजी का दफ्तर बना है, और वो लाइन खाली थी बीजेपी का हेडक्वार्टर से बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर बने। ये सब जगमोहन जी की देन है। तो कभी इस बारे में बात की जाएगी, कांग्रेस ने इस देश को दिया क्या? जी जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की। इट वाज नॉट जनरल कटियार, इट वाज लेफ्टिनेंट जनरल के बी कैंडिड CNDTH। ही वाज द हेडिंग द वेस्टर्न कमांड उस वक्त। ये छोटा सा मिस्टेक के लिए मुझे माफी दे दीजिएगा। तो उनको भी जिस तरीके से हॉन्ट किया गया, स्टोरी वही है जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया। और याया खान वाज द प्रेसिडेंट बाय द वे, एंड याया खान was brought from the army, he was heading the army, और उनको लाकर प्रमोट करके प्रेसिडेंट बनाया गया, जिससे 1971 का वॉर बड़े अच्छे से लड़ा जा चुके। दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी। राहुल गांधी फंसाना चाहते। अच्छा, आज आपने उनकी बयान नहीं सुना अलका लांबा का? ऑपरेशन ब्लू स्टार के सारे डिटेल्स बात है कि अब अभी तक माफी नहीं मांगी है।
कांग्रेसियों के दिल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जिसमें हरमिंदर साहब पे फौज घुसी थी, जिसकी वजह से सिख मिलिटेंसी बढ़ी, हमारे देश में हजारों लोग मारे गए। अभी भी इनको ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन और ब्लू स्टार में फर्क नजर नहीं आता। एक 84 में हुआ था, 1984 में, और एक अभी हुआ है 2025 में। सर ये कौन सा वाला माल फूकते हैं जो मतलब सूंघते हैं, फूकते हैं, पीते हैं? इनको होश ही नहीं रहता है कि आप ब्लू स्टार की बात कर रहे हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो आप? ये मोदी विरोध में पागल हो गए, इनको समझ में नहीं आता। तो हरा नहीं पा रहे थे, कुछ भी आए बाएं साहब बोल देते हैं, इसी नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब बदनाम हो रही है हल्का लंबा, लेकिन उनको फुटेज मिल रहा है, नाम अभी तक खंडन आया नहीं। कांग्रेस के पवन खेड़ा से जर्नलिस्ट ने पूछा, अलका जी बताएंगी, और वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। जब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। खैर वो तो राहुल गांधी के स्टैंडर्ड से ही पता चल जाता है कि किस तरीके के लोगों को इकट्ठा कर रखा है, कैसी जमात है लोगों की, उतना ही रिफ्लेक्शन काफी है। सोनिया गांधी ने भारत पे बस एक, वो बोलते हैं ना, एक एहसान किया है, एक उपकार किया है, राहुल गांधी को जन्म दिया है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, नमस्ते।